आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के पार्ट 2 की। दूसरे पार्ट की बात करेंगे। हमने पिछले पार्ट में कवर किया था कि भारतीय संविधान को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, भारतीय संविधान की समितियां कौन सी थीं, भारतीय संविधान की सभा, उसके अध्यक्ष और क्रिप्स मिशन, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में जो पार्ट 1 थी। हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम 1 से लेकर के भाग 1 को कवर करेंगे, भाग 2 को कवर करेंगे, ठीक है। लगभग अनुच्छेद 1 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद हम कवर करेंगे। टोटल भाग 2 हम कवर करेंगे। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद की। तो मूल जो अनुच्छेद था बेटा, मूल अनुच्छेद की अगर बात करें तो मूल अनुच्छेद में जो हमारा मूल अनुच्छेद बनाया गया था उसकी अगर बात करें तो मूल अनुच्छेद में मूल संविधान में 395 तो आर्टिकल थे, 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। उसके बाद अगर भागों की बात करें तो 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। जो हमारा मूल संविधान बनाया गया था तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद बने, 22 भाग बने और 8 अनुसूचियां बनी थी, ठीक है। अगर उसके बाद की हम बात करें वर्तमान संविधान की अगर बात करें तो बेटा वर्तमान संविधान जो है तो वर्तमान संविधान में बेटा 470 के करीब लगभग, ठीक है, आप लगभग में याद रखिएगा, लगभग 470 के करीब तो इसमें अनुच्छेद हैं। इसमें 12 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूचियों के साथ साथ इसमें 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग। 470 अनुच्छेद हैं वर्तमान संविधान में, 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। अब समझ लीजिएगा इन भागों की थोड़ी सी अगर हम डीपली बात करें तो भागों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हम अगर भागों की बात करें तो देखो भाग 1 की अगर बात की जाए, भाग 1, तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा रहेगी। अब समझते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा तो रहेगी, लेकिन ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएंगे? तो भाग 1 की बेटा सीमा है अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक। जो भाग 1 बनेगा आपका, भाग 1 की सीमा हो जाएगी बेटा अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक। और भाग 1 में क्या क्या पूछा जाएगा? तो भाग 1 में बेटा पूछा जाएगा आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम भाग 2 की बात करें, भाग 2 की अगर बात की जाए, अगर भाग 2 की बात करें तो बेटा भाग 2 में क्या होगा? ये भाग 2 है, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 जो है वो किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। अब नागरिकता है कितनी? तो नागरिकता होगी तुम्हारी अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक। अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक तुम्हारी नागरिकता के बारे में बात कही जाएगी। भाग 3 की अगर बात की जाए बेटा तो भाग 3 में तुम्हारा मौलिक अधिकार होंगे, फंडामेंटल राइट के। उसके बाद अगर बात की जाए कि किस किस अनुच्छेद में भाग 3 आता है, तो भाग 3 बेटा 12 से अनुच्छेद 35 तक आता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग अगर 4 की बात की जाए तो भाग 4 में आते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णन है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है। भाग 4A में अगर बात की जाए, भाग 4A की अगर बात की जाए तो भाग 4A में केवल आता है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य आता है, लेकिन ये अनुच्छेद 51A में है। इसका वर्णन जो दिया गया है अनुच्छेद 51A में दिया है। भाग 4A केवल अनुच्छेद 51 तक ही सीमित है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। अब
हम सबसे पहले अगर इसमें कोई चीज़ रिकवर करेंगे, सबसे पहले अगर हम कोई चीज़ लेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ते हुए चलेंगे भाग 1 तक। भाग 1 से हम पढ़ेंगे तो भाग 1 में सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र को पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला देखते हैं भाग अनुच्छेद 1, क्योंकि अनुच्छेद 4 तक हमें पढ़ना है। अनुच्छेद 1 बेटा क्या कहता है? अनुच्छेद 1 तुम्हारा कहता है कि राज्यों का संघ होगा। भारत जो है राज्यों का संघ होगा। अब समझते हैं थोड़ा सा कैसे और क्यों। देखो, भारत राज्यों का समूह न होकर के राज्यों का संघ होगा। इसके अंतर्गत 2 चीज़ों का उल्लेख है। राज्यों का समूह होगा, इसके अंतर्गत 2 चीज़ों का उल्लेख है। सबसे पहले देश का नाम और देश की राज पद्धति। अब थोड़ा सा ऐसे समझते हैं राज्यों के संघ देने के महत्व क्या है, क्यों राज्यों का संघ कहा जा रहा है भारत को, उसके पीछे की वजह समझते हैं। तो देखो बेटा, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौता का परिणाम नहीं है। जो भी भारतीय संघ राज्य हैं उनमें ऐसा नहीं है कि कोई समझौता किया गया हो। किसी भी राज्य को भारतीय संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। बेटा अगर यहाँ राज्यों का संघ रहता, ठीक है, समझ लेना है, यहाँ राज्यों का संघ रहता है तो कोई भी राज्य निकल करके नहीं जा सकता है, लेकिन राज्यों का समूह होता तो कोई भी ग्रुप से निकल सकता था। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो राज्यों का संघ क्यों कहा गया? क्योंकि जो भारतीय संघ है, भारतीय संघ राज्यों के बीच कोई समझौता का परिणाम नहीं है। ठीक है, कोई ये शर्त नहीं है कि हम भारत देश से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि क्या होता है बेटा कि जब कोई ग्रुप होता है तो ग्रुप में हर एक आदमी की अपनी एक अलग अथॉरिटी होती है। ठीक है, हर एक आदमी के पास अपनी एक अलग पावर होती है, सबके पास बराबर पावर होती है। लेकिन संघ में क्या हो जाएगा, संघ में कोई भी राज्य जब किसी भी ग्रुप के मेंबर की बराबर पावर होगी तो वो कभी भी चाहेगा तो ग्रुप छोड़ सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये राज्यों का संघ बनेगा तो कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया भारत राज्यों का समूह न होकर के भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, किस आर्टिकल में कहा गया? तो आर्टिकल 1 में कहा गया, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 की, थोड़ा सा समझते चलिएगा। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 है नए राज्यों के प्रवेश के लिए या फिर उसकी स्थापना के लिए। सबसे पहले देखो, भारत देश बन गया। देश बन करके जब तैयार हो गया बेटा तो अब राज्यों का गठन ही तो होगा, नए राज्यों का प्रवेश ही तो होना है। या तो नए राज्य प्रवेश करें आकर के या फिर उनका नामकरण हो, स्थापना हो। तो बात करते, देखो भाई, भारत यदि कोई भूमि अर्जित करता है या संधि करता है, समझ लेना बात को। जैसे भारत के हिस्से में कोई अगर भूमि आ जाए या भारत के हिस्से में किसी भी राज्य से संधि हो जाए, भारत किसी भी राज्य से संधि कर ले, तो वह किसी नए राज्य के रूप में राज्यों के अंतर्गत शामिल कर सकता है या पूर्व में। समझ रहे हो? अगर भारत को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि अगर भारत देश को किसी से संधि हो जाए, भारत देश की किसी से संधि हो जाए या भारत देश को कहीं जमीन मिल जाए, ठीक है, तो वो उसे अपना नया राज्य बना करके अपने अंदर सम्मिलित कर सकता है। ये उल्लेखित है आर्टिकल 2 में, अनुच्छेद 2 में। ठीक है, अगला, नए राज्यों के निर्माण के लिए, देखो बेटा, जब नए राज्य बनेगा तो निर्माण के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता है। 4 अंतर्राष्ट्रीय विधियों के अंतर्गत किया जाएगा। नए राज्यों का निर्माण जो होगा 4 अंतर्राष्ट्रीय विधियाँ होंगी, उनके अंतर्गत किया जाएगा। हम पहली विधि की बात कर लें, अभ्यर्पण। अगर अभ्यर्पण की बात की जाए तो किसी राज्य का संप्रभु सत्ताधारी अपनी संप्रभुता का हस्तांतरण कर भारत को दे। अब समझ लेना बेटा, अभ्यर्पण का मतलब है कि कोई भी सत्ताधारी अपने राज्य, अपने शासन को भारत को दे दे, भारत के लिए स्थानांतरण कर दे, बोले कि ले जाओ आप और हम अब इससे दूर रहना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन, उपवृद्धि का मतलब समझते हो, प्राकृतिक कारणों से यदि किसी दूसरे राज्य का राज्य क्षेत्र भारतीय संघ में आकर मिल जाए तो वह भारतीय भूमि कहलाती है। मान लो जैसे कोई आपदा आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए
जिससे कि किसी नदी का कटान हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि दूसरे देश का कुछ हिस्सा भारत को मिल जाए, तो वह भारतीय भूमि कहलाएगी। ठीक है। अगला, लंबे समय तक बना रहना। ठीक है। जब किसी राज्य पर भारत लंबे समय तक शांति कायम रखे, जब किसी राज्य या किसी प्रांत पर या किसी जगह पर भारत लंबे समय से अपनी शांति बनाए रखे, तो ऐसे को वह भी जो भूमि होगी वो क्या हो जाएगी, भारत की भूमि हो जाएगी या भारत का राज्य हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो एक चीज और समझ, एग्जाम्पल के थ्रू समझते तो देखो गोवा भी हुआ था, पांडिचेरी भी हुई थी, लेकिन एक चीज समझ लेना, यदि अगर बाउंड्री विवादित है, सीमा अगर विवादित है किसी भी पड़ोसी देश से, तो ऐसा नहीं होगा। मान लो कि अगर किसी नदी के कटान से या बाढ़ आने से नदियाँ 2-4 किलोमीटर टर्न हो गई, ठीक है, तो 2-4 किलोमीटर भारत में अगर किसी देश का क्षेत्र आ जाता है और वह देश विवादित कर देता है, विवाद खड़ा कर देता है कि नहीं ये हिस्सा मेरा है, तो इसमें भारत कुछ नहीं कर पाएगा, वो हिस्सा उसी देश का रहेगा। अगर वो देश ऑब्जेक्शन ना उठाए तो हिस्सा भारत का बन जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की। अनुच्छेद 3 की अगर बात की जाए तो नए राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति, देखो नए राज्यों का जो भी पुनर्गठन होगा उसकी जो शक्तियां होगी वो संसद के पास होंगी। अब जैसे समझते, संसद किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। सबसे पहला, सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार, किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तन कर सकती है। ठीक है। दो या इससे अधिक राज्यों को मिला सकती है। देखो 2 राज्य मिलकर के 1 बना सकती है, 1 राज्य मिलकर के 2 बना सकती है। ठीक है। चाहे जैसे अमरावती हैदराबाद वाला सिस्टम है। ठीक है। 2 राज्यों या इससे अधिक राज्यों को मिला सकती है। नए राज्यों का निर्माण भी कर सकती है, जैसे अभी नए राज्यों का निर्माण हुआ था। ठीक है। 1 राज्य में से 2 नए राज्य बन गए। ठीक। संसद किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल 3 कहता है कि सारे अधिकार संसद के पास हैं। संसद चाहे तो नाम भी बदल दे, सीमा भी बदल दे, ठीक है, नए राज्य का निर्माण भी कर दे, किसी भी सीमा को घटा भी सकती है और सीमा को बढ़ा भी सकती है। तो आर्टिकल 3 का मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ाना, सीमा को घटाना, नए राज्य का निर्माण करना और नए राज्यों के नामों में परिवर्तन करना। ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। तो देखो बेटा, अनुच्छेद 4 जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पूछा नहीं जाता, लेकिन हमारा तो बताना है। ठीक है। अनुच्छेद 4 का केवल काम कितना है कि अनुच्छेद 1, 2, 3 पर विधि बनाने का एकमात्र अधिकार संसद के पास है। देखो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 इन दोनों का समागम, एक तरीके से आप कह सकते हैं इन दोनों के ऊपर अधिकार करता है अनुच्छेद 4। ठीक है। अनुच्छेद 1, 2, 3 पर विधि बनाने का एकमात्र अधिकार संसद के पास होता है। अनुच्छेद 4 में यह व्यवस्था की गई है कि नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्रों, सीमा, नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन में नहीं माना जाएगा। बेटा समझ लेना, ऐसे तुम नहीं समझ पाओगे, थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, अनुच्छेद 4 केवल क्या करेगा, इन तीनों अनुच्छेदों को, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, इन तीनों को मैनेज करेगा। यहाँ से समझ लीजिएगा। ठीक है। अब अगला जो है, अगला टॉपिक है भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। अगर इसकी हम थोड़ी सी बात करें, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं, तो देखो बेटा समझने की कोशिश करना। भारतीय संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 भारत की नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाता है। तो संविधान के प्रारंभ में अनुच्छेद 5 भारत की नागरिकता के बारे में है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 सिटीजन एक्ट 1955 लागू किया गया था। ठीक है, ये याद रखना, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि नागरिकता अधिनियम कौन सा है। ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 5 की। तो देखो, भारत का नागरिक होने के लिए
क्या क्या शर्त होनी चाहिए। देखो, जन्म से भारत का नागरिक हो, तब जन्म से अगर भारत का कोई नागरिक है तो समझ लेना। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो, वह भारत का नागरिक हो और उसके माता पिता उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, ठीक है, उसके माता पिता में कोई एक भारत में जन्मा हो। यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पूर्व लगातार 5 वर्षों तक भारत में रहा हो। जैसे संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, अगर उसके बाद 1955 तक अगर वो संविधान लागू होने के बाद रहा है तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। क्लियर हो रहा है? भारत का नागरिक होने की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि या तो वो भारत में जन्मा हो, या उसके माँ बाप भारत में रहे हो, या उसके माँ बाप में कोई एक भारत में रहा हो, भारत में जन्मा हो, ठीक है, या संविधान को लागू होने के 5 वर्ष तक वह भारत में रहा हो, तो वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, अगली अगर हम बात करें अनुच्छेद 6 की, तो अनुच्छेद 6 में समझते हैं। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से माइग्रेट करके आने वालों की नागरिकता। अब पाकिस्तान से माइग्रेट मतलब पाकिस्तान से जो लोग चले आए, तो समझने की कोशिश करना। 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले भारतीय नागरिकता तब मिलेगी। 2 टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, या तो 19 जुलाई 1948 तक यहाँ रहे हों या उससे पहले, ठीक है, या दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन हो जाएगा 19 जुलाई 1948 के बाद अगर रहे तो, ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में रहे हो, ठीक है, या 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आ गए हो। जब बंटवारा हो रहा था तो या तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र से भारत के क्षेत्र में आ गए हो, किस सन से 1948, 19 जुलाई 1948 थे, या भारत वाले क्षेत्र से 19 जुलाई 1948 को भारत वाले क्षेत्र में रहे हो या उससे पहले, तो भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, अगला अगर अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 7 की, तो अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 है भारत से पाकिस्तान को आव्रजन करने वाले। अगर देखो बेटा, भारत से पाकिस्तान कोई चला गया हो तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो समझ लो। 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान चले गए हों, समझ रहे ना, 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, पहली टर्म्स एंड कंडीशन। दूसरी, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत वापस आ गए हों, उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। मतलब जो 1 मार्च 1947 से पहले चले गए हों, 1 मार्च 1947 को भारत से चले गए हों, तो उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए हों तो उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। इतना क्लियर हो रहा है? अगर उसके बाद की बात की जाए, अनुच्छेद 8 कहता है भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो। अनुच्छेद 8 कहता है कि कोई आदमी अगर मान लो भारत में जन्मा हो और विदेश में रहता हो तो क्या होगा? तो ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत भारत के नागरिक थे तो वे भारत के नागरिक ही होंगे। अगर मान लो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार अगर वो भारत के नागरिक थे तो भारत के नागरिक ही रहेंगे। क्लियर हो रहा है? अब भारत के नागरिक थे का मतलब समझ लेते हैं। देखो बेटा, जो टर्म्स एंड कंडीशन हमने पहले ही बता दी कि जो 1948 के बाद भारत के नागरिक थे तो वो नागरिक ही रहेंगे। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे आप विदेश चले और जन्म भारत में हुआ हो। मान लीजिएगा कि आप भारत में जन्मे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन आर्टिकल हमारा 1-2 यही कहता है, सॉरी आर्टिकल हमारा 6 यही कहता है, 5-6 यही कहता है कि अगर भारत में जन्मे हो तो आप भारत के नागरिक हो। ठीक है, उसी हिसाब से आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 का कहना है, अनुच्छेद 9 का कहना है विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक न होना। देखो आर्टिकल कहेगा, आर्टिकल 9 कहता है
कि विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक न होना। अब समझ, इसे समझने की कोशिश करते हैं बेटा। मान लीजिएगा कि आप अमेरिका में जाकर के बस गए, ठीक है, और वहाँ की आपको सिटीजनशिप मिल गई। अगर आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है तो आप इंडियन नागरिक नहीं होंगे, क्योंकि तो यहाँ से आपकी नागरिकता जो है वो रद्द कर दी जाएगी। अगर आपको किसी भी अदर देश से, अदर कंट्री से आपको अगर नागरिकता मिल जाती है तो यहाँ से नागरिकता जो है आपकी ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। आर्टिकल 10 केवल हमें नागरिकता के अधिकारों को दिलाता है, ठीक है। आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। अगर बात करें आर्टिकल 11 की, तो बेटा आर्टिकल जो 11 है, आर्टिकल 11 हमें संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए कानून देता है। ये क्या करता है आर्टिकल 11? आर्टिकल 11 हमें संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए कानून देता है। आर्टिकल 11 बेटा, अगर हम आर्टिकल 11 की बात करें तो जो भी हमारी नागरिकता से संबंधित कानून होते हैं, कोई हमारी ज़बरदस्ती नागरिकता थोड़े ना कैंसिल कर सकता है। तो जो भी नागरिकता से संबंधित कानून होते हैं उन कानून को संसद क्लियर करता है, ठीक है। संसद उस कानून के जिम्मेदार होता है, संसद उन कानून को निभाता है, उन कानूनों की सुरक्षा करता है और संसद ही इसका उत्तरदायी है। बेटा ये जो भी हम करा रहे हैं आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एक आर्टिकल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें मैं ज़रूर एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ कुछ आर्टिकल ऐसे जिन्हें कराना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे तो नहीं जाते लेकिन कराना है तो हम उन्हें भी नोट करा रहे हैं आपको, ठीक है। और आप कोशिश करिएगा कि इन सब के आप एक बार नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। नोट्स बनाने से क्या होगा कि अगर आप इन फ्यूचर कभी भी चाहेंगे तो आप नोट्स से अपनी तैयारी को, अपने रिवीजन को एक स्पीड से निकाल के ले जा सकते हैं। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप ये सोचिएगा कि मेहनत नहीं करेंगे तो थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो वीडियो को भी लाइक कर दो, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं या फिर वीडियो को लाइक करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो वीडियो पर लाइक आ रहे हैं तो हमें वीडियो को आगे बनानी चाहिए, ठीक है। आपके एक लाइक की वजह से हमें मोटिवेशन बहुत मिलता है, ठीक है। आप लोगों को कोशिश ये करते रहना है कि आप इन सब चीज़ों को जो भी हम करा रहे हैं हम टॉपिक वाइज कराएंगे भारतीय संविधान को, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मैथ को भी यहाँ पर सॉल्व कराऊँ, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मैथ की भी ऑनलाइन क्लास मिल जाया करेगी, ठीक है। जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि मैं मैथ की भी क्लास आपको प्रोवाइड करा पाऊँगा, ठीक है। तो अगले की अगर बात करते हैं नागरिकता क्या होती है। अगर हम नागरिकता की बात की जाए कि नागरिकता क्या होती है, तो नागरिकों को भारतीय राज्य की ओर से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। देखो अगर भारत का नागरिक होगा तो भारत के नागरिक को नागरिकता क्या मिलेगी, या कोई भी नागरिक होगा तो जो भी बेटा नागरिक होगा जिस भी कंट्री का होगा तो उस कंट्री के तरफ से उस नागरिक को कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे। उन विशेष अधिकारों की वजह से ही और उन अधिकारों पर उसका पूर्ण रूप से अथॉरिटी होगी, पूर्ण श्रद्धा होगी उन अधिकारों पर, ठीक है। इसी को हम नागरिकता कहते हैं। किसी भी देश के नागरिक को उस देश की ओर से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण श्रद्धा होती है, उससे उस देश का नागरिक कहा जाता है। अब अगर हम बात करें फिर विदेशी कौन होते हैं, नागरिक तो ये हैं। अगर हम विदेशी की बात करें तो इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। विदेशी जो होते हैं ये किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं। विदेशी जो हैं ये किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए इन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।
विदेशी वो लोग होते हैं जो किसी अन्य प्रांत या किसी अन्य देश के नागरिक होते हैं, उन्हें नागरिक के हिसाब से या राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो विदेशी कहलाते हैं। क्लियर हो रहा है? अब हमने अब तक क्या पढ़ा? आर्टिकल 1 पढ़ लिया, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल लगभग 11 हमने खत्म किया।